जेपीएससी की तैयारी अब सपना नहीं। सब्सक्राइब करें कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल को और जेपीएससी की पूरी तैयारी करें बिल्कुल फ्री। हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। हम जो आपके लिए पॉलिटिकल साइंस से संबंधित और सभी सब्जेक्ट से संबंधित जो 30 एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, उसका ये आज दूसरा टेस्ट का डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग, जो संबंधित है पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस के 30 एमसीक्यू का एक सेशन पहले अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिए, क्योंकि उसमें जनवरी के महीने में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा है पॉलिटिकल साइंस और आईआर से संबंधित, उसके बनाए हुए क्वेश्चन है उसमें, और वो अपलोड किया जा चुका है हमारे चैनल पे। और ये दूसरा टेस्ट है जिसमें फरवरी के महीने का क्वेश्चन शामिल किया गया है। अगर आप जेपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये बराबर रूप से महत्वपूर्ण रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को, और पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन, फ्रीबीज को ऐसी सार्वजनिक कल्याणकारी सेवाएं जिनके लिए नागरिकों को कोई शुल्क नहीं देना होता है के रूप में निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट और ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने फ्रीबीज को इस रूप में परिभाषित किया है, ये आप याद रखेंगे। ध्यान रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये फ्रीबीज को हमेशा से इस पर सवाल उठते रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी के महीने में एक निर्णय में ये कहा कि फ्रीबीज जो है ये भारत के लोगों को निष्क्रिय बनाने का काम कर रही है। फ्रीबीज क्या होता है? जो भारतीय राजनीतिक दल अपने चुनावी वादे के तौर पर बहुत सारी चीजों को मुफ्त में उपलब्ध करवाने का बात करते हैं, उसी के लिए फ्रीबीज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्णय दिया कि पात्र लाभार्थियों को रंगीन टीवी, लैपटॉप जैसी नागरिक सुविधाओं का वितरण करना राज्य के नीति निदेशक तत्व का अंग है? ठीक है, तो आपको बताना है कि वो कौन सा मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य, ऑप्शन सी मारूराम बनाम भारत संघ और ऑप्शन डी श्रेया सिंघल केस। हम लोग यहाँ सिर्फ आंसर पे डिस्कशन करेंगे, ऑप्शन के बारे में हम लोग बात अभी नहीं करेंगे। मैं आप लोगों के लिए यहाँ एक पहले अनाउंसमेंट कर देता हूँ, फिर आंसर पे बात करेंगे। यूपीएससी के लिए हिंदी मीडियम में जो करेंट अफेयर्स का डिस्कशन है, वहाँ हम जनवरी 2025 से लेके अगले पीटी एग्जाम होने तक का पूरा करंट अफेयर्स मैगजीन के थ्रू डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से आप जरूर जुड़ें। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। पंचायत के संबंध में कुछ कथन दिया गया है, उस पर बात करना है। पहला कथन है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों को अधिक शक्ति और अधिकार सौंपना राज्यों के लिए बाध्यकारी है। तो क्या ये कथन सही है? और दूसरा कथन है पंचायतों को अंतरण के मामले में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु 3 शीर्ष राज्य हैं। देखिए, अंतरण क्या होता है? पंचायतों को किसी भी मामले में अधिक अधिकार को सौंपना ही अंतरण कहलाता है, और ये तीनों राज्य जो हैं इस मामले में शीर्ष पर हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। लेकिन 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को अधिक शक्ति और अधिकार सौंपना बाध्यकारी है, ये कथन गलत है। तो सही आंसर जो इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल 2 कथन सही है। देखिए, पीसीएस एग्जाम में आपसे वन लाइनर भी पूछा जा सकता है कि पंचायतों के अंतरण के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक शीर्ष है, और शीर्ष 3 में इन तीनों का नाम याद रखेंगे। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु सभी साउथ इंडिया के स्टेट हैं, और यही तीनों शीर्ष पर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने।
क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। पंचायती राज के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और किस अनुच्छेद का संबंध किस विषय से है आपको उससे मैच करना है। तो हम लोग सीधे यहाँ मैच करेंगे, पढ़ने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो जो आपके सामने है पहला अनुच्छेद 243 जी, 243 जी का संबंध है पंचायतों को विभिन्न शक्तियां और अधिकार सौंपने से। तो 243 जी का संबंध पंचायतों को विभिन्न शक्तियां और अधिकार सौंपने से है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 243 एच जो है इसका संबंध है पंचायतों को कर संबंधी अधिकार देना, टैक्स संबंधी अधिकार जो है ये 243 एच से संबंधित है। 243 आई जो है ये संबंधित है राज्य वित्त आयोग के गठन से। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा पंचायतों के मामले के लिए, उसका संबंध है अनुच्छेद 243 आई से। और जो अनुच्छेद 243 जेड डी है इसका संबंध है जिला योजना समिति के गठन से। इस प्रकार से ये सभी अनुच्छेद याद रखेंगे क्योंकि ये सभी अनुच्छेद महत्वपूर्ण हो जाता है। पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन बहुत इजीली पूछा जा सकता है और हो सकता है कि आपसे सीधा अनुच्छेद ही पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, पैरा स्टाटल बॉडीज क्या करते हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं। पंचायत को शक्तिशाली बनाते हैं, पंचायत की स्वायत्तता सीमित करते हैं, पंचायतों के कार्यों की निगरानी करते हैं, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पैरा स्टाटल बॉडीज जो हैं ये पंचायत की स्वायत्तता को सीमित करने का काम करते हैं क्योंकि ये संसद के एक विशेष नियम के द्वारा इसे गठित किया जाता है और इसमें सरकार के द्वारा जो निदेशक नियुक्त किए जाते हैं वो पंचायती राज पर संपूर्ण नियंत्रण बना के रखते हैं अपना। इस प्रकार से पंचायतों की स्वायत्तता जो है वो समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है। तो पैरा स्टाटल बॉडीज के बारे में याद रखेंगे, पंचायतों की स्वायत्तता को सीमित करने का कार्य करते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहली बार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के प्रावधान को लागू किया था। पहली बार 50% आरक्षण किसने दिया था? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी बिहार, या फिर ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। हालांकि वर्तमान में कुल 21 ऐसे राज्य हैं जिसने पंचायती राज में अपने यहाँ महिलाओं को 50% का आरक्षण प्रदान किया है, लेकिन ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन था? वो बिहार था, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, जन विश्वास विधेयक 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला कथन है, इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई। और कथन 2 है, इसका उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए 100 से अधिक पुराने कानूनी प्रावधान को अपराध के दायरे से बाहर करना है। तो जन विश्वास विधेयक 2.0 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल दूसरा कथन सही है, जो 100 से अधिक पुराने कानून हैं उनको अपराध के दायरे से बाहर करना इसका उद्देश्य जरूर है, लेकिन जन विश्वास विधेयक 2.0 की जो घोषणा है वो की गई थी 2025-26 के बजट में। ठीक है, 2024-25 नहीं, 2025-26 के बजट में ये बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है? तो आपको पता होगा अनुच्छेद 356 के द्वारा क्या किया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और अभी वर्तमान में कहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है? मणिपुर में। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए किहोतो होलोहन मामला 1992, एस.आर. बोम्मई मामला 1994, केशवानंद भारती मामला 1973 और मिनर्वा मिल्स मामला 1980। तो जो न्यायिक समीक्षा के अधीन लाया गया राष्ट्रपति शासन को या राष्ट्रपति शासन की घोषणा को, वो है एस.आर. बोम्मई मामला 1994। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखेंगे ये सभी फैक्ट्स को।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में असत्य कथन चुने। देखिए, जब भी क्वेश्चन आप पीसीएस का एग्जाम देने जाएं, जब भी, तो ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ें कि वो सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, इसकी घोषणा संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत की जाती है, तो ये तो असत्य नहीं है, ये सही है ना। आपको चुनना क्या है? असत्य। इसकी घोषणा के 2 महीने के भीतर दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना जरूरी है। क्या ये कथन सही है या गलत है? ऑप्शन सी है, एक बार संसद की मंजूरी मिलने पर यह 6 महीने तक जारी रह सकता है। और ऑप्शन डी है, संसद के अनुमोदन पर इसे अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत इसकी घोषणा की जाती है। अगर अनुमोदन मिल जाता है तो ये 6 महीने तक जारी रहता है। 6 महीने के बाद पुनः अनुमोदन की आवश्यकता होती है और इसे अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन को। लेकिन विशेष बहुमत के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना जरूरी नहीं है, साधारण बहुमत के द्वारा ही इसे अनुमोदन मिलना चाहिए। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। राष्ट्रपति शासन को साधारण बहुमत से ही अनुमोदन मिलना चाहिए और ये उसके बाद 6 महीने तक लागू रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। इसकी घोषणा के बाद राज्य सरकार के संचालन और राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकता है। ऑप्शन बी है, राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल की शक्तियों को संसद को हस्तांतरित कर सकता है। ऑप्शन सी है, संसद की उद्घोषणा द्वारा राष्ट्रपति शासन को हटाया जा सकता है। और ऑप्शन डी है, इस घोषणा के बाद संबंधित राज्य की विधानसभा निलंबित हो जाती है। तो देखिए, विधानसभा बिल्कुल निलंबित हो जाती है इसकी घोषणा के बाद, और राष्ट्रपति जो है ये राज्य विधानमंडल की शक्तियों को संसद को हस्तांतरित कर सकता है, ये भी सही है। और राज्य सरकार के संचालन और राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकता है, ये भी सही है। बट राष्ट्रपति शासन को हटाने के लिए संसद की उद्घोषणा की आवश्यकता नहीं होती है, इसे राष्ट्रपति स्वयं कभी भी हटा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में या राष्ट्रपति के संदर्भ में अगर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो हम एक विशेष सेशन लेके आने वाले हैं जो कि राष्ट्रपति से ही जुड़ा हुआ होगा। अभी तक हमने 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित पॉलिटिकल साइंस के वीडियो को अपलोड किया जा चुका है हमारे चैनल पे। और अगला जो सेशन आने वाला है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, वो राष्ट्रपति से संबंधित रहेगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको अपडेट्स लगातार मिलते रहेगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। आप जानते हैं वक्फ से संबंधित अभी बहुत सारे कानून लाए गए हैं, तो उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे जहां पर आपको ये पूरा मामला समझाया जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1964 में। चलिए, आपके लिए एक सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे राजेंद्र सच्चर समिति जो है ये इसका गठन कब हुआ था? राजेंद्र सच्चर समिति का गठन कब हुआ था? आप ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी मालदीव। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भारत के बिल्कुल पड़ोसी राज्यों में देशों में शामिल नहीं है, इसलिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में इंडोनेशिया नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से संबंधित 5 मुख्य सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? देखिए, 5S पर चलता है ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का सिद्धांत। अब इसमें से कौन सा वो है जो इस स में शामिल नहीं है? एक, शांति, सम्मान,
सुरक्षा और संवाद। देखिए सब कुछ शामिल होगा। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में ये सुरक्षा वाला मामला नहीं आएगा। अगर ये सुरक्षा वाला मामला हो जाएगा तो एक प्रकार से सैन्य गठबंधन हो जाएगा, है ना? तो ये नहीं है, सुरक्षा नहीं होगा, शांति, संवाद, सम्मान, ये सब शामिल है इसमें नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में, बट सुरक्षा शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने, मोंगला बंदरगाह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव या फिर बांग्लादेश। तो मोंगला बंदरगाह जो है ये बांग्लादेश में स्थित है। श्रीलंका में एक हम्बनटोटा बंदरगाह था जो बहुत ज्यादा चर्चा में था, और पिछले सेशन जो हमने 30 एमसीक्यू का पिछले दिया है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, उसमें आपको एक दो महत्वपूर्ण बंदरगाह के नाम बताए गए हैं। तो आप कंटिन्यू इसे याद रखेंगे और एक जगह नोट्स में ऐड करते चलेंगे ताकि रिवीजन में आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सामने, अखौरा अगरतला रेल लिंक परियोजना भारत एवं किस देश के बीच प्रस्तावित है? तो अखौरा अगरतला रेल लिंक परियोजना जो है ये आपके सामने ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी भूटान। तो अखौरा अगरतला रेल लिंक परियोजना जो है ये बांग्लादेश के साथ प्रस्तावित है, भारत और बांग्लादेश के बीच। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने, यूएस एंटिटी लिस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है, यह लिस्ट उन विदेशी संस्थानों के साथ व्यापार को प्रतिबंधित करती है जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य माना जाता है। ऑप्शन सेकेंड स्टेटमेंट है, अमेरिका ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड को इस सूची में शामिल किया है। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, अर्थात कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो गलत हैं। ऐसे विदेशी संस्थानों के साथ व्यापार को प्रतिबंधित करता है इस लिस्ट के तहत जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम माने जाते हैं, अनिवार्य नहीं जोखिम, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और इस सूची में इन तीनों को शामिल नहीं किया गया है, इसे हटाया गया है। क्या किया गया है? हटाया गया है। पहले इस लिस्ट में था लेकिन अब इन तीनों संस्थानों को इस सूची से हटा दिया गया है। चलिए, इससे क्या होगा कि परमाणु क्षेत्र में भारत को अपने नए एक्सपेरिमेंट करने में हेल्प मिलेगा। पहले थोड़ा सा प्रतिबंध होता था क्योंकि अमेरिका जिस पे सैंक्शन लगा दे उसमें एक प्रकार से प्रतिबंध हो जाता है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने, निम्नलिखित संस्थानों को उनके संबंधित स्थान से मिलाएं। कौन सा संस्थान कहाँ स्थित है? हम सीधे मिलाते चलते हैं। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड जो है ये आपका मुंबई में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे ये भी मुंबई में स्थित है। और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थित है। सभी संस्थानों को उनके संबंधित स्थान के साथ याद रखेंगे, आपसे ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने, किस वर्ष भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था जिसे MTCR के नाम से भी जानते हैं इसमें शामिल हुआ? भारत किस वर्ष इस व्यवस्था में शामिल हुआ? आपसे ऐसा पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2016 या फिर ऑप्शन डी 2017। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2016 में भारत इस व्यवस्था में शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने, भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को निम्नलिखित में से कौन संचालित करता है? इसका सही आंसर, हम लोग सीधा आंसर को देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को संचालित करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने, फ्रांस कहाँ स्थित है? किस भूमध्य सागर के संदर्भ में बताना है कि ये किस दिशा में स्थित है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, भूमध्य सागर के दक्षिण में, ऑप्शन बी भूमध्य सागर के पूर्व में, ऑप्शन सी भूमध्य सागर के पश्चिम में या फिर ऑप्शन डी भूमध्य सागर के उत्तर में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा, फिलहाल पहले बात करते हैं कि फ्रांस क्यों खबरों में है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्या हुआ है कि तीसरे AI समिट का आयोजन किया गया है। तो अब आप हमें पहले कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसके पहले के 2
एआई समिट का आयोजन कहाँ किया गया? नेक्स्ट जो एआई समिट होने वाला है उस वो आयोजन किया जाएगा भारत में। पर आप हमें बताएंगे कि पहला एआई समिट और दूसरे एआई समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताएंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमध्य सागर के उत्तर में स्थित है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सामने, बिम्स्टेक का सचिवालय किस देश में स्थित है? बिम्स्टेक का सचिवालय आपके सामने ऑप्शंस हैं, चीन, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका या फिर ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का बांग्लादेश। बांग्लादेश के ढाका में बिम्स्टेक का सचिवालय है। बिम्स्टेक का गठन जो है ये आपका 1997 में किया गया था और बिम्स्टेक में टोटल कितने सदस्य देश हैं? तो 7 सदस्य देश हैं। देखिए, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड और इसमें नेपाल, भूटान भी शामिल है। याद रखेंगे इस बात को। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं कि इसमें एम से मालदीव या म्यांमार में से कोई एक होना चाहिए। आप इसे एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे सामने, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का नवीनतम सदस्य देश कौन है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जिसे आईसीसी के नाम से भी जाना जाता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी रूस। तो 2025 में इसमें नवीनतम सदस्य देश जो बना है वो है आपका यूक्रेन। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का गठन जो है ये कब किया गया था? 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। याद रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस देश ने इकोवास की सदस्यता से त्याग दे दिया है, त्याग पत्र दे दिया है या इकोवास की सदस्यता को त्याग दिया है? तो आपके सामने ऑप्शन हैं, घाना, नाइजीरिया, नाइजर या फिर गिनी। तो इसमें कौन सा देश है जो कि इसे इसकी सदस्यता को त्याग दिया है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नाइजर। 3 देश हैं जिसने इसकी सदस्यता को त्याग दिया है, जिसमें से एक है माली, एक है आपका बुर्किना फासो और एक है नाइजर। ठीक है, तो ये 3 देशों ने क्या किया है कि इकोवास की सदस्यता को त्याग दिया है। इकोवास का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, ऐसा है। ठीक है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है, इकोवास का मुख्यालय कहाँ है? तो इकोवास का मुख्यालय जो है वो नाइजीरिया में स्थित है और नाइजीरिया में एक स्थान है अबूजा नाम का। ठीक है, तो देखिए, अभी अफ्रीकन स्टेट जो है वो बहुत ज्यादा खबरों में रहा है। जब से भारत ने G20 होस्ट किया उसमें भी अफ्रीकन स्टेट को शामिल किया गया है। तो आप याद रखेंगे, इकोवास से क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो अबूजा नाइजीरिया में स्थित है और 3 देशों ने इकोवास की सदस्यता को त्याग दिया है, जो कि माली, बुर्किना फासो और नाइजर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पहले एक कथन दिया गया है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये किसके संबंध में बात की गई है। तो ये कथन है कि इसकी स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी। वर्तमान में इसमें 12 सदस्य देश शामिल हैं और भारत इसका सदस्य नहीं है। इसका मुख्यालय वियना में स्थित है। इसका मुख्यालय वियना में स्थित है, आपको बता दिया गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ किस संस्था की बात की जा रही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओपेक। ओपेक, इसकी स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन के बाद की गई थी और भारत इसका सदस्य नहीं है क्योंकि तेल उत्पादक देश ही इसके सदस्य हैं और इसका मुख्यालय वियना में है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे सामने, किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत के मामले में गठित जांच समिति में शामिल होते हैं कौन? आपके सामने ऑप्शंस हैं, संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य हाईकोर्ट के 2 न्यायाधीश। कथन को रहने देते हैं, पीडीएफ में आपने पढ़ा ही होगा कि ये क्या ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संबंधित हाईकोर्ट को छोड़कर
अन्य हाईकोर्ट के 2 मुख्य न्यायाधीश और 1 अन्य न्यायाधीश। तो ध्यान रखेंगे जिस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ में मामला चल रहा हो, उस हाईकोर्ट के कोई भी न्यायाधीश जांच समिति में शामिल नहीं होंगे। किसी अन्य 2 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 1 अन्य न्यायाधीश को शामिल किया जाएगा उस जांच समिति में। जांच समिति में टोटल कितने सदस्य रहेंगे? 3 सदस्य रहेंगे। चलिए, याद रखेंगे कि हाईकोर्ट जो है ये हमारे संविधान के भाग 6 से संबंधित है और अनुच्छेद की अगर बात करें तो आर्टिकल 214 से 232 तक जो है ये हाईकोर्ट से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे सामने। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में आपसे पूछ रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 142, ऑप्शन सी अनुच्छेद 161 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 361। देखिए अनुच्छेद 361 जो है ये विशेषाधिकार से संबंधित है। किसके? राष्ट्रपति के विशेषाधिकार से संबंधित है। और यहाँ पूछ रहा है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, ये इसके लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय से संबंधित है और अनुच्छेद 123 जो है ये राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे सामने। फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 24वां। टोटल 33 देश शामिल थे और इसमें भारत को 24वां स्थान मिला है। काफी नीचे है भारत का स्थान। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे सामने। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया? आपके सामने ऑप्शंस हैं 1995, 1997, 2004 या फिर 2007। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1997। 1997 में इसका गठन किया गया था। 1995 में नेल्सन मंडेला ने इस विचार को दिया था कि इंडियन रिम एसोसिएशन का गठन किया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज के सेशन का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का सचिवालय किस देश में स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी मेडागास्कर या फिर ऑप्शन डी भारत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉरिशस। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का गठन याद रखेंगे 1997 में किया गया था। इसका विचार 1995 में नेल्सन मंडेला जी के द्वारा दिया गया था। याद रखेंगे इन सभी बातों को। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमारे साथ आप जरूर जुड़ें। आपको यहाँ पर कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। अगर आप जेपीएससी के हैं कैंडिडेट हैं तो झारखंड से संबंधित भी महत्वपूर्ण जो सेशन रहेगा वो आपको यहाँ पर मिलेगा। और 17 अक्टूबर के बाद से हम जेपीएससी के लिए झारखंड स्पेशल का जो वीडियो है वो भी आपको प्रोवाइड कराना शुरू करेंगे। फिलहाल तो हम जीएस से संबंधित जो वीडियोस है वो दे रहे हैं, पर झारखंड से संबंधित जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, महत्वपूर्ण सिलेबस है झारखंड से संबंधित, हम उसे भी 17 अक्टूबर के बाद से आपको प्रोवाइड कराना शुरू करेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप इस स्कैनर को, क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और यहाँ टेलीग्राम का भी क्यूआर कोड दिया गया है। तो आप इससे हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। थैंक यू। जय हिंद।